वेलकम फ्रेंड। 8051 माइक्रो कंट्रोलर की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर में टाइमर मोड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो हमारे दो टाइमर होते हैं, टाइमर 0 और टाइमर 1, वो हमारे चार मोड में काम कर सकते हैं, या तो मोड 0 में, या मोड 1 में, या मोड 2 में, या मोड 3 में। इन चारों मोड में से किसी एक मोड में टाइमर काम करेगा और उस मोड को सेलेक्ट करने के लिए हमें टी मोड रजिस्टर की 2 बिट को यूज़ करना होता है, M1 M एंड M2, M1 एंड M0। अगर इन दोनों बिट को हम 0 0 यूज़ करते हैं तो हमारा जो टाइमर है वो मोड 0 में काम करेगा। अगर हम इनको पुट करते हैं वैल्यू इनमें, तो 0 1, तो टाइमर मोड 1 सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम इनमें वैल्यू पुट करते हैं 1 0, तो हमारा मोड 2 सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम इनमें वैल्यू पुट करते हैं 1 1, तो हमारा टाइमर 2 सेलेक्ट हो जाए टाइमर मोड 3 सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास चार मोड हैं, मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3। उसके लिए हमने टी मोड रजिस्टर की 2 बिट को सेलेक्ट करना होता है, M1 एंड M2। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो 8 बिट का टी मोड रजिस्टर है, उसमें ये जो जो बिट हैं M1 M2, वो 2 बार लिखी हुई है। एक बार यहाँ पे लिखी हुई है M1, फिर यहाँ पे लिखी हुई है M0। इसी तरह यहाँ पे लिखी हुई है M1 और M0। अगर हम इन 2 बिट को सेलेक्ट करते हैं तो हमारा टाइमर 0 सेलेक्ट होता है। अगर हम इन 2 बिट को सेलेक्ट करते हैं लेफ्ट साइड वाली, तो हमारा टाइमर 1 सेलेक्ट होगा। तो लेफ़्ट साइड वाली M1 M0 को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा टाइमर 1 सेलेक्ट होगा। राइट साइड वाली बिट को सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारा टाइमर 0 सेलेक्ट होगा। राइट साइड का मतलब LSB साइड, दिस इज़ अवर LSB, और लेफ़्ट साइड मतलब MSB साइड, मतलब ये वाली। तो MSB साइड वाली M1 M0 बताएगी हमारा टाइमर 1, LSB साइड वाली हमारा बिट बताएगी हमारा टाइमर 0। तो हम देखते हैं कि टाइमर मोड्स कौन कौन से हैं। बेसिकली 2 टाइमर्स हमारे पास थे 16 बिट के। These timers are widely used to use for time delay generation, event counting and pulse width modulation। ये इनका जो पर्पज़ होता है वो टाइम डिले जनरेशन के लिए यूज़ हो सकता है, इवेंट काउंटिंग के लिए यूज़ हो सकता है, या पल्स विथ मॉड्यूलेशन में यूज़ हो सकता है। और टी मोड रजिस्टर जो है वो इनके मोड को सेलेक्ट करने में काम आता है। मोड जो है हमारे पास वो 4 हैं, जैसे कि हमने अभी बताया है, मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3। पहला मोड है मोड 0, इसे बोलते हैं टाइमर मोड 0, जो कि 13 बिट टाइमर मोड है। इसका दूसरा नाम जो है वो है 13 बिट टाइमर मोड। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो ये टाइमर है ये 13 बिट का है। 16 बिट की जगह हम इसमें 13 बिट यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए। अगर हम 13 बिट को यूज़ करेंगे तो ये काउंटिंग करेगा हमारी 0 0 0 0 H से लेके 1 F F F H तक। हम इन 13 बिट से इतनी काउंटिंग कर सकते हैं। अगर हम डेसिमल में बात करते हैं तो ये काउंटिंग करेगा 0 से लेके 8191 तक। तो हम इन 13 बिट से 8192 काउंटिंग कर सकते हैं। ये 8092 तक की पल्स को काउंट करेगा, फिर इसके बाद ये क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। इस 13 बिट के काउंटर को सिलेक्ट करने के लिए हमने जो टी मोड रजिस्टर देखा था
उसकी M1 और M0 को 0 यूज़ करना होगा। अगर हमने टाइमर 0 को सेलेक्ट करना है तो हम LSB साइड वाली M1 M0 को 0 करेंगे। अगर हमने टाइमर 1 को यूज़ करना है तो हम MSB साइड वाली M1 M0 को यूज़ करेंगे एज ए 0। तो हमारा टाइमर जो होगा वो मोड 0 में यूज होगा। इस मोड में जो TH साइड वाली बिट्स हैं टाइमर की, वो 8 की 8 बिट यूज होगी काउंटिंग के लिए, पर TL की जो 8 बिट है उनमें से LSB की 5 बिट यूज होगी काउंटिंग के लिए। जो MSB साइड वाली 3 बिट है उनको हम काउंटिंग में यूज़ नहीं लेंगे। तो इस तरह से 8 बिट यहाँ से यूज हुई हमारी और 5 बिट यहाँ से हुई हमारी 13 बिट हो गई। इस तरह से हम सिर्फ इन 13 बिट को यूज़ करेंगे काउंटिंग पर्पज़ के लिए कि हमारी काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक जाएगी। अगर मैं इस टाइमर को एज ए ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाऊं कि वो टाइमर कैसे काम करेगा, तो वो टाइमर हमारा काम करेगा। हमने क्लॉक पल्स को लिया एज ए इनपुट जिसको इसने काउंट करना है, इसको हमने TL में दे दिया। ये जो TL है वो TL0 हो सकता है या TL1 हो सकता है। TL0 मतलब टाइमर 0 की लोअर साइड बिट और TL1 का मतलब है टाइमर 1 की लोअर साइड बिट। ये 5 बिट अप काउंटर का काम करेगा। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट करना है 0 से और ये मैक्सिमम वैल्यू जाएगा 1 1 1 1 1 तक, मतलब 0 से लेके 32 तक ये काउंट कर सकता है। उसके बाद ये क्या करेगा, TH में इंक्रीमेंट दे देगा, जो कि अगला ब्लॉक है हमारा। TL की मैक्सिमम वैल्यू के पहुंचने के बाद जो हमारा TH साइड है वो काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। तो ये जो TH साइड है ये 8 की 8 बिट हमारी काउंटिंग के काम आती है, ये अप काउंट करती है। जो हमने ये क्लॉक पल्स दी है स्टार्टिंग में, माइक्रो कंट्रोलर 8051 क्या करता है, उन क्लॉक पल्स को 12 से डिवाइड करता है। सपोज क्लॉक पल्स की फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं FSC, ओसिलेटर फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी को ये 12 से डिवाइड करके यूज़ करता है। इसका मतलब है कि जो FOSC डिवाइडेड बाय 12 जो है वो हमारे पास एक मशीन साइकिल आ गई, कि एक मशीन साइकिल के लिए हमें ओसिलेटर की 12 पल्स की ज़रूरत पड़ेगी, 12 साइकिल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को 12 से डिवाइड करके 8051 जो है यूज़ करता है उस फ्रीक्वेंसी को एक मशीन साइकिल के रूप में। तो ये क्या हो गई हमारी, बेसिकली एक मशीन साइकिल होगी। दिस इज 8051 माइक्रो कंट्रोलर यूजेज ए 12 क्लॉक साइकिल पर मशीन साइकिल। एक मशीन साइकिल के लिए 12 क्लॉक साइकिल की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा है कि पहले 5 बिट का जो LSB साइड है वो काउंटिंग करेगा, फिर 8 बिट का MSB साइड वाला जो है वो काउंटिंग करेगा। फिर जब ये मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगी हमारी 0 से लेके 1F तक, तो ये क्या होगा, उसके बाद जैसे ही हमने इसको नेक्स्ट पल्स दी ये ओवरफ्लो हो जाएगा। जैसे ही ये ओवरफ्लो होगा, हमारा ओवरफ्लो फ्लैग जो है, ओवरफ्लो फ्लैग हमारे पास 2 थे जो कि टीकॉन रजिस्टर के अंदर थे, TF0 एंड TF1। TF0 जो था वो हमारा टाइमर 0 के लिए था और TF1 जो है वो टाइमर 1 के लिए है। जैसे ही हमारा कोई भी टाइमर ओवरफ्लो होता है, हमारा टाइमर फ्लैग जो बिट है, TF बिट है, वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाती है। तो इसमें यही दिखाया हुआ कि जब हमारे ये दोनों जो काउंटर हैं, जब ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद जैसे ही कोई भी पल्स आती है तो TF बिट जो होती है वो सेट हो जाती है। टाइमर इंटरप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली 000B पे या 001B पे पहुंच जाता है।
000B का मतलब है कि वो टाइमर 0 की बात कर रहा है, और 001B की मतलब है कि वो टाइमर 1 की बात कर रहा है। तो ये हमारा टाइमर 1 मोड का ब्लॉक डायग्राम। अब हम बात करते हैं कि ये टाइमर 1 जो मोड है इसमें कौन कौन सी बीट होती है और कैसे ये काम करता है। तो इसमें इनिशियली हमने स्टार्टिंग में क्या करना है, जब भी कोई काउंटिंग स्टार्ट करनी है तो हमें इनिशियल वैल्यू इनके अंदर लोड करनी होती है। कई बार क्या होता है कि हमें स्टार्टिंग वैल्यू 0 नहीं लेनी होती, कि हमने इन सभी को 0 0 0 0 0 0 0 0 इन सभी को 0 ना करके कुछ और वैल्यू डालनी होती है। सपोज हम इसमें स्टार्टिंग करते हैं, ये वैल्यू डाल दी, तो हमारा जो काउंटर है वो इस वैल्यू को इनिशियल वैल्यू लेके आगे काउंटिंग स्टार्ट करेगा। तो हमने काउंटिंग स्टार्ट करने से पहले इसमें इनिशियल वैल्यू डालनी होती है। हम इसमें 0 भी डाल सकते हैं या हम इसमें कोई और वैल्यू भी डाल सकते हैं जिसके बाद ये काउंटिंग करना स्टार्ट करे। उस वैल्यू को बोलते हैं हम इनिशियल काउंट। इनिशियल काउंट को हमने TH और TL रजिस्टर में लोड करना होता है। उसके बाद हमने टाइमर स्टार्ट बिट जो होती है TR बिट, वो TCON रजिस्टर में होती है, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। TCON रजिस्टर की TCON रजिस्टर के अंदर 2 TR बिट होती है, TR1 एंड TR0। TR1 बिट जो होती है वो टाइमर 1 को स्टार्ट करती है, TR0 जो होती है वो टाइमर 0 को स्टार्ट करती है। तो हमने जिस भी टाइमर को यूज़ करना है उस टाइमर की TR बिट को 1 कर देना है, तो वो टाइमर काउंट करना स्टार्ट कर देगा। पहले इनिशियल वैल्यू लोड की हमने, फिर हमने TR बिट को 1 कर दिया, तो क्या करेगा टाइमर, अब काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। जैसे ही उसके पास कोई पल्स आती है वो उसको काउंट करना स्टार्ट कर देता है। काउंट करने के बाद क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ओवरफ्लो हो जाएगा। आफ्टर द टाइमर स्टार्ट इट स्टार्ट्स टू काउंट अप अंटिल इट रीच इट्स लिमिट ऑफ 1FFFH। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये काउंटिंग करते करते अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगा। मैक्सिमम लिमिट का मतलब है कि ये 8191 तक काउंटिंग करने के बाद क्या होगा, 8191 तक काउंटिंग करेगा। जब वो उसके ऊपर पहुंच जाएगा, उस वैल्यू के ऊपर पहुंचेगा, तो क्या होगा, जैसे ही उसके पास एक पल्स और आती है तो वो क्या करेगा, TH की काउंटिंग जो है वो FF से 00 पे पहुंच जाएगी। जैसे ही हमने एक पल्स और दी तो हमारा TH जो रजिस्टर है 8 बिट का, ये ओवरफ्लो हो जाएगा और इसकी वैल्यू 00 हो जाएगी। जैसे ही ये ओवरफ्लो हुआ, हमारी ओवरफ्लो फ्लैग बिट जो कि TCON रजिस्टर के अंदर होती है वो सेट हो जाएगी और इंटरनल टाइमर इंटरप्ट इशू हो जाएगा। वो ये बता देगा कि हमारा जो टाइमर है वो ओवरफ्लो हो गया है। तो मतलब जैसे ही हमारा टाइमर की अपर बाइट है वो ओवरफ्लो होती है, मैक्सिमम वैल्यू से इंक्रीज करती है, हमारा ओवरफ्लो हो जाता है और उस टाइमर के कॉरस्पॉन्डिंग TF बिट, कॉरस्पॉन्डिंग बिट का मतलब टाइमर 1 के लिए TF1, टाइमर 0 के लिए TF0, वो बिट ऑटोमेटिकली 1 हो जाती है। अब अगर हमने काउंटिंग कंटिन्यू करनी है तो हमने क्या करना पड़ेगा, इस बिट को 0 करना पड़ेगा और ये जो काउंटर है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू अब पहुंच चुकी है 1 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 1, इन बिट्स को भी हमने क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करके इसमें दोबारा से इनिशियल वैल्यू डालनी पड़ेगी। इनिशियल वैल्यू मे बी 0, मे बी समथिंग एल्स। तो हमने जैसे ही इस TF बिट को क्लियर किया और टाइमर में इनिशियल वैल्यू लोड कर दी, तो हम टाइमर को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। अगली काउंटिंग ये स्टार्ट कर देगा। इन ऑर्डर टू रिपीट द प्रोसेस
द रजिस्टर TH and TL must be reloaded and TF must be reset। हमने दोबारा अगर इस प्रोसेस को रिपीट करना है तो इन दोनों रजिस्टर को हमने पहले क्लियर करना होगा और TF को भी क्लियर करना होगा और इन रजिस्टर्स के अंदर इनिशियल वैल्यू लोड करनी होगी। जो ये मैक्सिमम वैल्यू काउंट करेगा वो कितनी काउंट करेगा, 8192। जैसे कि मैंने बताया था ये काउंटिंग स्टार्ट करेगा 0 से और कहाँ तक जाएगा, 8191 तक। तो 8191 तक 0 से स्टार्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 8192। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जो काउंट करके आएगी वो ये हो सकती है। इतने इवेंट्स को ये काउंट कर सकता है। और जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी मैक्सिमम डिले जो ये प्रोड्यूस करेगा वो डिले होगा 8192 गुना में 12 डिवाइडेड बाय क्लॉक फ्रीक्वेंसी। डिवाइडेड बाय क्लॉक फ्रीक्वेंसी का मतलब हमने फ्रीक्वेंसी को टाइम में कन्वर्ट कर दिया। फ्रीक्वेंसी और टाइम में क्या रिलेशन होती है, टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो टाइम कैलकुलेट करना तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा। और 12 जो ये फैक्टर लिया अभी मैंने बताया था कि अगर हमने मशीन साइकिल्स में कैलकुलेशन करनी है जिसको माइक्रो कंट्रोलर समझता है तो उसके लिए हमने क्लॉक फ्रीक्वेंसी को 12 से डिवाइड करना होगा 8051 के अंदर। तो अगर हम 8051 की इंटरनल क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं जो कि हमारी होती है 11.095 मेगाहर्ट्ज़, तो उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये जो कैलकुलेशन आएगी वो लगभग 9 मिलीसेकंड की आएगी कि एक बार ओवरलोड होने के लिए ये लगभग 9 मिलीसेकंड का टाइम लेगा। 8192 तक काउंट करने के लिए ये टाइम 9 मिलीसेकंड का लेगा। ये था टाइमर मोड 0। अब हम बात करते हैं टाइमर मोड 1 की। टाइमर मोड 1 जो है वो 16 बिट का टाइमर होता है हमारे पास। इस 16 बिट के टाइमर के लिए हमने क्या करना होगा, सबसे पहले M1 और M0 को सिलेक्ट करना होगा। M1 और M0 सेलेक्ट अगर हम अगर हम M1 और M0 को वैल्यू देते हैं 0 एंड 1 तो ये क्या होगा, मोड 1 सेलेक्ट हो जाएगा। इन 2 बिट को सिलेक्ट करने से पहले हमने टाइमर को सिलेक्ट करना होगा और उसके लिए हम TR बिट को सिलेक्ट करते हैं। अगर TR 1 सेलेक्ट करते हैं तो टाइमर 1 सेलेक्ट हो जाएगा। अगर TR 0 सेलेक्ट करते हैं तो हम टाइमर 0 को सिलेक्ट कर लेते हैं। इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करने के बाद उसकी कोरस्पोंडिंग M1 और M0 को सिलेक्ट करना होता है। अगर हम इन दो वैल्यू को 0 और 1 देते हैं तो हम क्या करते हैं, उस टाइमर को मोड 1 में यूज़ करते हैं। और मोड 1 में यूज़ करने का मतलब है कि हम उस टाइमर को 16 बिट के टाइमर की तरह यूज़ करते हैं। ये जो टाइमर होगा वो 16 बिट तक काउंटिंग करेगा जब तक ये मैक्सिमम वैल्यू 1111 16 टाइम्स नहीं हो जाती। तो इसमें क्या है, व्हेन टाइमर मोड इज सेलेक्टेड when timer mode select bit M0 and M1 of corresponding timer are made 0 and 1 in T mode register, timer mode 1 is selected. Mode 1 is 16-bit timer for which 8 bit of TH0 for which 8 bit of TH and 8 bit of TL is used. अगर टाइमर 1 को यूज़ करना है तो TH1 एंड TL1 को यूज़ करेंगे। अगर मोड 0 को यूज़ करना है तो TH0 एंड TL0 को यूज़ करेंगे। इसके बाद इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। इसमें जैसे कि 16 बिट का ये टाइमर है तो इसमें दो 8-8 बिट के अप काउंटर होंगे
8 बिट का TL काउंटर होगा, 8 बिट का TH काउंटर होगा। ये दोनों ही 8-8 बिट के काउंटर होंगे। स्टार्टिंग में हमने क्लॉक पल्स दी। क्लॉक पल्स टाइमर के पास पहुंचने से पहले क्लॉक पल्स को हमने 12 से डिवाइड कर दिया, FOSC डिवाइडेड बाय 12 फॉर मेकिंग मशीन साइकिल। मशीन साइकिल के लिए हमने क्लॉक पल्स को 12 से डिवाइड किया। उन मशीन साइकिल्स को हमारा TL रजिस्टर काउंट करेगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने के बाद वो TH में इंक्रीमेंट देगा। इस तरह से टोटल हमारे पास ये 16 बिट का टाइमर हो जाएगा और ये मैक्सिमम वैल्यू को काउंट करेगा 0000 से लेके FFFFH इस बिट तक ये काउंटिंग करेगा। अगर हम डेसिमल की बात करते हैं तो ये डेसिमल में वैल्यू होती है 0 से लेके 65,535 तक। मतलब ये 65,536 पल्स को काउंट कर सकता है। सेम जैसे कि टाइमर मोड 0 के अंदर था, हम इसमें पहले इनिशियल वैल्यू लोड करेंगे, फिर टाइमर मोड सेलेक्ट करेंगे, टाइमर को स्टार्ट करेंगे TR बिट के द्वारा। फिर क्या होगा, एक टाइम के बाद टाइमर में मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू के बाद हमने अगली पल्स दी तो ये क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। जैसे ही ये ओवरफ्लो हुआ, टाइमर ने क्या किया, ओवरफ्लो बिट को सेट कर दिया और जैसे ही ओवरफ्लो बिट सेट होती है टाइमर वहीं पे रुक जाता है। अगर हमने इस प्रोसेस को रिपीट करना है तो टाइमर को क्लियर करना पड़ेगा और TF बिट को क्लियर करना होगा। इस तरह से ये टाइमर फिर से काम करना स्टार्ट कर देगा। A 16-bit initial count is loaded into TH and TL register. Then timer is selected by TR bit of the T-cone. After timer is started, it starts counting up until it reaches its limit of FFFFH. ये काउंटिंग स्टार्ट करेगा और FFFFH तक पहुंचेगा। When it receives the next pulse, FFH तक पहुंचने के बाद जैसे ये नेक्स्ट पल्स को रिसीव करता है, क्या होगा, TH काउंट्स रोल्स फ्रॉम FF to 00। उसकी वैल्यू FF से 00 पे जाएगी और ये क्या करेगा, TF बिट को, T-cone रजिस्टर की TF बिट को सेट कर देगा और एक इंटरनल इंटरप्ट इशू कर देगा कि मेरा टाइमर ओवरफ्लो हो गया है। अब अगर हमने दोबारा से काउंटिंग करवानी है, अगली काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इस रजिस्टर को वापस से क्लियर करना होगा। इन ऑर्डर टू रिपीट द प्रोसेस, रजिस्टर TH एंड TL मस्ट बी रीलोडेड टू द इनिशियल वैल्यू। हमने इसको इनिशियल वैल्यू दोबारा से लोड करनी होगी। वो इनिशियल वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं जो हमें चाहिए। और साथ साथ में हमने क्या करना पड़ेगा, TF बिट को भी हमने रीसेट करना पड़ेगा। ये मोड मैक्सिमम कितनी काउंट करेगा, 65,536 काउंटिंग कर सकता है 0 से लेके 65,535 तक। और इसकी मैक्सिमम डिले, मतलब एक बार ओवरफ्लो होगा उस टाइम तक ये कितना टाइम ले लेगा, स्टार्टिंग से मैक्सिमम 0 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जब तक इसकी वैल्यू 65,535 नहीं पहुंच जाती, ये कितना टाइम लेगा, ये लगभग हमारा 71 मिली सेकेंड के आसपास टाइम ले लेगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 71 मिली सेकेंड। पिछले वाले में ये था 9 मिली सेकेंड क्योंकि वो 13 बिट का था और इसमें हमारा 71 मिली सेकेंड। तो ये है हमारा टाइमर मोड 0, टाइमर मोड 1 जो कि 16 बिट का टाइमर होता है। अब हम बात करते हैं टाइमर मोड 2 की। टाइमर मोड 2 जो है वो 8 बिट का ऑटो रीलोड मोड होता है। मतलब इस टाइमर मोड में हम 8 बिट के टाइमर को यूज़ करते हैं। हमने इसके अंदर 8 बिट ही यूज़ करनी होती है 16 बिट में से।
हमने जो 16 बिट का रजिस्टर है उसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ TH एंड TL। उन दोनों के इन दोनों में से किसी एक को जब हमने 8 बिट के मोड 2 में यूज़ करना होता है, तो हमने सबसे पहले क्या देखना होता है, M1 और M0 बिट को यूज़ करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, जो कि T मोड रजिस्टर से आती है। इन बिट को जब हम 1 और 0 देते हैं तो हमारा मोड 2 सेलेक्ट होता है। When timer mode select bit M0 and M1 of corresponding timer are 10 in T mode register, then timer operates in M2 mode। इस मोड के अंदर हम 8 बिट के टाइमर को यूज़ करते हैं विद द फैसिलिटी ऑफ ऑटो रीलोड। अब ऑटो रीलोड क्या होती है ये देखते हैं हम। उससे पहले हम देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है और उसी में समझ में आ जाएगा कि ऑटो रीलोड क्या है। ये है हमारा मोड 2 का ब्लॉक डायग्राम, जिसमें हम TL रजिस्टर को 8 बिट के अप काउंटर की तरह यूज़ करते हैं। या तो हम TL0 को यूज़ करेंगे या हम यूज़ करेंगे TL1 को। टाइमर 1 के लिए हम TL1 को यूज़ करेंगे, टाइमर 0 के लिए TL0 को यूज़ करेंगे। इन दोनों में से किसी एक को हम 8 बिट के रजिस्टर की तरह यूज़ करेंगे, और जो दूसरी 8 बिट है TH वाली, वो हमारे लिए क्या काम आएगी, होल्ड इनिशियल काउंट। एक इनिशियल वैल्यू जो मैंने पहले बताई थी कि हमने टाइमर के अंदर लोड करनी होती है। इनिशियल वैल्यू 0 भी हो सकती है और वो इनिशियल वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, 50, 100, 200 जो भी हमें चाहिए वो वैल्यू हमने लोड करनी होती है टाइमर के अंदर। तो इस मोड के अंदर वो इनिशियल वैल्यू TH के अंदर परमानेंटली फिक्स हो जाती है। परमानेंटली फिक्स मतलब जब तक हमने उस टाइमर को यूज़ करना होता है, हम इस बिट को TH रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देते हैं। फिर जैसे ही हमारा जो टाइमर TL टाइमर है वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा अगले पल्स के लिए। जैसे अगली पल्स आएगी ये ओवरफ्लो होगा, और जैसे ही ओवरफ्लो हुआ इसने क्या किया, ओवरफ्लो फ्लैग को 1 कर दिया। अब अगर हमने इस रजिस्टर को दोबारा से काउंटिंग के लिए यूज़ करना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, इस फ्लैग रजिस्टर को 0 करना होगा। पिछले वाले मोड में क्या होता था, हमने इस पूरे रजिस्टर को क्लियर करना होता था और इनिशियल वैल्यू डालनी होती थी, और इस फ्लैग को भी क्लियर करना होता था। पर इस मोड में क्या होगा, हमने सिर्फ इस फ्लैग को क्लियर करना होगा, और जो इसके अंदर जो बिट है, इनिशियल वैल्यू है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। ये वैल्यू फिक्स है हमारी, इनिशियल वैल्यू हमने TH के अंदर फिक्स कर दी थी, और सेम वैल्यू हमने TL के अंदर भी डाली थी काउंटर स्टार्ट करने से पहले। मैक्सिमम वैल्यू के पहुंचने के बाद जब हम इस प्रोसेस को रिपीट करना चाहेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली TH से TL के अंदर वो बिट कॉपी हो जाएगी। दिस इज द डिफरेंस इन मोड 1, मोड 0 एंड मोड 2। मोड 1 और मोड 0 के अंदर हमने रजिस्टर को भी क्लियर करना होता था और ओवरफ्लो फ्लैग बिट को भी क्लियर करना होता था, पर इसमें ओवरफ्लो फ्लैग बिट क्लियर होते ही ऑटोमेटिकली जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल काउंट है, वो TL के अंदर कॉपी हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या है, सबसे पहले 8 बिट के इनिशियल काउंट को TH के अंदर डाला और उसकी कॉपी को हमने TL के अंदर भी डाल दिया। मतलब दोनों जो 8 बिट के हैं उनके अंदर हमने इनिशियल काउंट डाल दिया। इनिशियल काउंट 0 हो सकता है। फिर हमने क्या किया, टाइमर को स्टार्ट करने के लिए TR बिट को सेलेक्ट कर दिया TCON रजिस्टर में। जब टाइमर स्टार्ट हो गया तो ये क्या होगा, एक टाइम के बाद मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचेगा, और क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू से अगली पल्स जैसे ही जाएगी वो क्या करेगा,
0 पे रोल होने की कोशिश करेगा। व्हेन इट रिसीव्स नेक्स्ट क्लॉक पल्स TL काउंट्स रोल फ्रॉम FF टू 0 0। जैसे ये वैल्यू 0 0 हुई, इसने क्या किया, इसने TF जो बिट है टीकॉन रजिस्टर की उसको सेट कर दिया, और क्या हुआ, इंटरनल टाइमर इंटरप्ट इशू कर दिया कि मैं अब ओवरफ्लो हो गया हूँ। इसमें सिर्फ ये वाला रजिस्टर ही यूज होता है काउंटिंग के लिए, और इसी को चेक करना होता है कि ये ओवरफ्लो हुआ है या नहीं। तो जैसे ही ये ओवरफ्लो हुआ, इसने इंटरप्ट इशू कर दिया, और फिर क्या हुआ, अगर हमने इस प्रोसेस को रिपीट करना है तो क्या होगा, आल्सो TL इज ऑटोमेटिकली रीलोडेड विद इनिशियल ओरिजिनल वैल्यू केप्ट इन TH रजिस्टर। जैसे ही ओवरलोड हुआ, ये क्या करेगा, इनिशियल वैल्यू को TL के अंदर कॉपी कर देगा, और जैसे ही अगर हमने प्रोसेस को रिपीट करना है तो क्या होगा, हमने TF बिट को सिर्फ और सिर्फ क्लियर करना है, रजिस्टर को क्लियर नहीं करना है। रजिस्टर के अंदर इनिशियल वैल्यू ऑटोमेटिकली पहुंच गई है, और ये जो रजिस्टर है ये मैक्सिमम काउंट कर सकता है 0 से 255 तक। टोटल काउंटिंग हो जाएगी 256, और इसमें जो टोटल डिले आएगा वो लगभग 0.3 माइक्रोसेकंड का आएगा। मतलब 0 से लेके 256 तक काउंट करने के लिए 0 से 255 तक काउंट करने के लिए ये लगभग 0.3 मिली सेकेंड का टाइम लेगा। ये था हमारा मोड 2। अब हम देखते हैं मोड 3। मोड 3 जो काउंटर है उसको हम बोलते हैं स्प्लिट टाइमर मोड। स्प्लिट टाइमर मोड के अंदर हम सिर्फ T0 को यूज़ करते हैं, टाइमर 0 को ही काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, टाइमर 1 को यूज़ नहीं करते मोड 3 के अंदर। और जो टाइमर 1 है उसके अंदर जो 8-8 बिट के दो रजिस्टर हैं TL0 एंड TH0, इन दोनों रजिस्टर को हम सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं एज 8 बिट रजिस्टर। TH0 को एक अलग काउंटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, TL0 को हम अलग काउंटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। दोनों सेपरेटली अलग अलग 8-8 बिट के काउंटर्स की तरह यूज़ होंगे। ये ब्लॉक डायग्राम दिखाया हुआ है कि TL कैसे काम करेगा, और ये दिखाया हुआ है TH कैसे काम करेगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब ये मैक्सिमम वैल्यू से 0 पे पहुंचेंगे, मतलब जब ये ओवरफ्लो होंगे, तो क्या होगा, इनको ओवरफ्लो फ्लैग बिट को सेट करना होता है। पर टाइमर 0 के लिए तो ओवरफ्लो फ्लैग बिट एक ही है, TF0। अब वो किस को सेट करेगा, TL अगर ओवरफ्लो होता है तो वो कौन सी बिट सेट करेगा, अगर TH0 ओवरफ्लो होता है तो वो किस को सेट करेगा। तो इसमें क्या है, यहीं पे एक कन्फ्यूज़न है कि जब TL0 ओवरफ्लो होगा तो वो TF0 को सेट करेगा, और अगर हम बात करते हैं TH0 की, तो जब TH0 ओवरफ्लो होगा तो वो हमारी TF1 बिट को सेट करेगा एज एन ओवरफ्लो बिट। तो जो टाइमर 1 की ओवरफ्लो बिट है वो TH के लिए काम आएगी, और टाइमर 0 की ओवरफ्लो बिट जो है वो टाइमर 0 में काम आएगी। सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी सभी सेम है। इस मोड को सिलेक्ट करने के लिए M1 और M0 की जो वैल्यू होगी वो 1 1 होगी। ये 8-8 बिट के दो सेपरेट टाइमर के लिए टाइमर की तरह यूज़ हो सकते हैं। इनिशियल वैल्यू को लोड करना होता है हमने इंडिविजुअली इन दोनों के अंदर अलग अलग, फिर जब मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने के बाद नेक्स्ट पल्स आती है तो ये क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ओवरफ्लो बिट हमने ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। TL0 के लिए TF0 बिट सेट हो जाएगी, TH0 के लिए TF1 बिट सेट हो जाएगी। फिर अगर हमने
प्रोसेस को रिपीट करना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, पहले रजिस्टर को क्लियर करना पड़ेगा और TF बिट को क्लियर करना पड़ेगा। TF बिट क्लियर करने से पहले इनिशियल वैल्यू भी डालनी पड़ेगी दोबारा हमने रजिस्टर के अंदर, फिर से ये काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। When timer mode select bit M1 M0 of corresponding timer are made 11 in time T mode register, timer modes in mode 3 will operate. Mode 3 is a 28-bit timer by timer 0. इसमें सिर्फ टाइमर 0 ही यूज होता है एंड बोथ टाइमर वर्क्स इंडिपेंडेंटली, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, दोनों को सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। एन 8-bit इनिशियल काउंट इज लोडेड इनटू TH0 एंड TL0 रजिस्टर्स इंडिविजुअली। TL0 स्टार्ट्स काउंटिंग बाय सेटिंग TR0 बिट। अब 2 काउंटर है तो इनको स्टार्ट करने के लिए 2 बिट की भी ज़रूरत पड़ेगी टीकॉन रजिस्टर के अंदर, स्टार्ट टाइमर रन बिट। तो जैसे TF0 यूज़ होता है TL0 के लिए और TF1 यूज़ होता है TH0 के लिए, इसी तरह TR0 यूज होगी TL0 के लिए और TR1 बिट है जो टाइमर रन बिट है वो TH1 के लिए TH0 के लिए यूज होगी। TL0 starts counting by setting TR0 bit and when it overflows from FF to 00, TF0 will set. TH0 works under the control of TR1 and TF1. TL0 works as timer and counter. TH0 works as timer only. TH0 जो है वो सिर्फ टाइमर का काम करेगा। TH1 कैन नॉट बी स्टार्ट एंड स्टॉप इन दिस मोड। टाइमर 1 को हम इसमें यूज़ नहीं करते, इसमें सिर्फ टाइमर 0 ही यूज होता है। स्प्लिट मोड इज़ यूजफुल व्हेन 2 टाइमर्स आर रिक्वायर्ड। जैसे कि मैंने बताया ये 2 इंडिविजुअल टाइमर्स हैं, तो हमें जब 2 टाइमर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस मोड को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि 8051 के अंदर टाइमर के 4 मोड हो सकते हैं। मोड 0 जो कि 13 बिट का मोड है, मोड 1 जो कि 16 बिट का मोड है, मोड 2 जो कि 8 बिट का ऑटो रीलोड मोड है। मतलब इसमें जब वैल्यू दोबारा से हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी होती है तो इनिशियल वैल्यू ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है। और मोड 3 के अंदर हम 8-8 बिट के 2 टाइमर को यूज़ कर सकते हैं इंडिविजुअली। तो ये 4 हमारे पास टाइमर के मोड थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और अगली वीडियो का इंतज़ार करना। धन्यवाद।